हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक बड़ा सवाल जो ये हो रहा है कि अब पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं, दावेदारियां हर तरफ से की जा रही हैं कि देखिए हमारा, और हमने चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा कि अगर शिंदे सेना का गुट है तो वहां पर शिंदे जी का बड़ा सा पोस्टर है, बाकी लोगों के छोटे छोटे पोस्टर हैं। जहां पर बीजेपी का गढ़ है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और देवेंद्र फडणवीस हैं। तो ये जो रस्साकशी है ये अब सामने आएगी। जो शिंदे गुट है या एनसीपी का शरद पवार गुट है या अजित पवार गुट है, सत्ता के साथ रहने वाले हैं, जिसके भी पास सत्ता आने वाली है। देखिए सुमेरा जी, महाराष्ट्र में सत्ता की ही वजह से 2 पार्टियां 4 में बदल गई। तो सत्ता जहां जाएगी वहां नेता नहीं जाएगा, ये तो कहना ही एकदम नासमझी होगी। तो और वैसे भी शरद पवार तो जाने ही इसलिए जाते हैं, उनकी पूरी राजनीति है वसंतदादा पाटिल की सरकार गिराने से लेकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देने तक विधानसभा में उनका ये इतिहास रहा है। उनके भतीजे अजित पवार उन्हीं से सीखकर उनसे भी थोड़ा 2 हाथ आगे निकल गए। एकनाथ शिंदे थोड़ा अलग मसला है। एकनाथ शिंदे ना तो उन्होंने कभी, अभी मैं उनके सारे इंटरव्यूज देख रहा था, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूं। वहां दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने इसीलिए तो आए थे। तो एक तरह से लाइन बहुत क्लियर है। हर्षवर्धन जी, क्या हम अपने दर्शकों को इसे ऐसे बता सकते हैं कि जो भी सबसे बड़ा दल होगा, एकनाथ शिंदे कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे कहीं भी जा सकते हैं, शरद पवार कहीं भी जा सकते हैं, अजित पवार कहीं भी जा सकते हैं, जहां पर भी सत्ता होगी। निश्चित तौर पर इसमें मुझे कोई बहुत संदेह नहीं दिखता है। उसमें एक बात जरूर लगती है कि अभी की जो स्थिति है उसमें दोनों खांचे बहुत एक तरह से कहें कि अपनी लाइन ले चुके हैं। एक्चुअली हर्षी, यही सवाल अगला था मेरा। राजेश जी से मैं सवाल लूंगा। राजेश जी, सबसे ज्यादा टफ किस गठबंधन में आपको लगता है? महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी, सीएम पद को लेकर इतनी बयानबाजी है, आपको लगता है कौन सा गठबंधन ऐसा होगा जहां पर कम रसाकशी होगी, जहां पर कम रेस होगी और जल्दी सोल्यूशन निकलेगा? अगर कुछ ऐसा नतीजा आता है जहां पर सब कुछ एकदम टाइट है तो उसी पर निर्भर करता है कि नतीजे कैसे आएंगे। नतीजा अगर देखिए, अगर महाराष्ट्र की जनता ने साफ साफ वर्डिक्ट दिया तो फिर इस तरह की रस्साकशी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर वर्डिक्ट साफ साफ नहीं आया और ये लगा कि महायुति में या महाविकास अघाड़ी में, तो उस वक्त तो रस्साकशी चलेगी ही चलेगी। महायुति में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम रस्साकशी की इम्कानात हैं, बल्कि महाविकास अघाड़ी में ज़्यादा हैं, क्योंकि जो इनहेरेंट उनकी काम करने का तरीका है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और ये 2 पार्टियों को खींच करके जैसे लेके आए हैं, तो यहाँ एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह महायुति काम करती हुई दिख रही है। इलेक्शन भी उसने उसी तरह। लेकिन राजेश जी, एक सवाल है मेरा मन में, आपको थोड़ा रोक रहा हूं इसलिए क्योंकि हमें बहुत तुरंत ऊपर जाना है। जितेंद्र भाटी के साथ महुआ माझी जी इस वक्त है। जितेंद्र, ओवर टू यू। मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल, देखिए महुआ माझी मेरे साथ हैं। सांसद तो अब थी पिछली बार, अब थोड़े से रह गए थे 5 या कुछ वोटों से। इस बार क्या उम्मीदें हैं? इस बार बहुत बड़ी मार्जिन से रांची सीट हम जीत रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है। माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन का सरकार। और पिछले टेन्योर में इतना बढ़िया काम हुआ कि जनता को विश्वास हो गया है कि उनके लिए काम करने वाली सरकार यही सरकार है। क्योंकि भाजपा की सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी की है। पिछले 2000 साल में झारखंड बना, 17-18 साल तक यहाँ भाजपा की सरकार रही, लेकिन झारखंड बिल्कुल पिछड़ता ही चला गया था उनके कार्यकाल में। पिछड़े राज्यों में नीचे से दूसरे पायदान पे है तो मैंने झारखंड, तो ये उनके कार्यकाल में हुआ है, जिसे हम लोग चाहते हैं कि इसको नंबर 1 राज्य बनाना। आप लोगों ने घुसपैठिए बसा दिए, उनके वोटर आई कार्ड बनवा दिए, यहाँ का जो आदिवासी है उसका हक छीन लिया है। बीजेपी के इन्हीं झूठ की वजह से बीजेपी यहाँ से हार रही है, क्योंकि लगातार वो काम की बात नहीं करती है, ना ही विकास की बात करती है। वो हर चुनाव के पहले कोई ना कोई ऐसा जुमलाबाजी करती है जिससे कि नफरत पैदा हो, वातावरण में जहर घुल जाए, लोग आपस में लड़े। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर बाहर के लोग आ रहे हैं, जैसा कि बीजेपी और उसके नेता लोग कह रहे हैं, आपको पता होगा कि झारखंड से कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर सटा हुआ नहीं है कि वहां से कोई घुसपैठ हो। मैं बता रही हूँ, अगर मान लीजिए कोई यहाँ, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये होगा देखना, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस ने कैंपेनिंग ना के बराबर की है। इसको लेकर थोड़ा सा नाराजगी भी दिखाई दे रही थी जेएमएम के अंदर, लेकिन खैर चलिए, इंटरेस्टिंग बात है। अब सीधे मैं चलूंगा अक्कू जी के पास। अक्कू जी, वो एक बड़ा अच्छा फिल्म का गाना था, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। इतने सारे रिबल्स खड़े हो रहे हैं,
महाराष्ट्र में इंटरेस्टिंगली शायना एनसी बीजेपी से शिवसेना शिंदे में चली जाती हैं। बीजेपी के 16 कैंडिडेट्स जो हैं वो शिवसेना शिंदे से या तो खड़े हो रहे हैं, 12 वहां से और 4 खड़े हो रहे हैं अजीत पवार से। होगा क्या रिबेल फैक्टर, ये जो अदला बदली हुई, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि शुरुआत के दौर में रिबेल फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी था और जब पर्चे भरे जा रहे थे तब तो ये नंबर और ज़्यादा था। धीरे धीरे कम हुआ और वो 25, 27 और इस तरीके से हो गया। रिबेल वहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, वहाँ महत्वपूर्ण हो सकते हैं और उनकी जो असर है वो सरकार बनाने पे भी पड़ सकता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के आसपास ले गई, जिसकी संभावना जताई जा रही है, तो उनकी ज़रूरत कम होगी और ख़ास तौर से शिंदे का जिस तरह से काम रहा है उससे वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये, एक लाइन और बोल दूं, कि सरकार पर नियंत्रण कहीं ना कहीं पवारों का रहेगा, चाहे वो ये पवार हो चाहे वो पवार हो। ठीक है। और सर क्योंकि अभी हमें बहुत जल्दी काउंटिंग शुरू होने वाली है, पहले पोस्टल बैलेट्स होंगे। बीजेपी ये सबसे ज्यादा सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, फिर नंबर 2 पर कांग्रेस है, लेकिन डेटा मोशाय और उनके साथ समीर हैं। अब समीर, अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग झारखंड में, उसके फॉर्मेशन के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग महाराष्ट्र में, लगभग 4 से 5% ज्यादा वोटिंग, क्या इंपैक्ट डेटा मोशाय देख रहे हैं? बिल्कुल, डेटा मोशाय न सिर्फ यहां पर इंपैक्ट बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है निशान, बल्कि खुद वो महाराष्ट्र और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में गए हैं, वोटर्स का मूड, उनका मिजाज भी टटोलने की कोशिश की है। लेकिन इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपके सामने हैं और ये स्क्रीन जो कि हमारी यूएसपी है, जब नतीजे आते हैं तो हर कोई टीवी9 भारतवर्ष की इस स्क्रीन की तरफ देखता है। महाराष्ट्र की 288 सीटों की डिटेल जो आपको यहां पर मिलेगी, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण की 39 सीटें, मुंबई की 36 सीटें, पश्चिम महाराष्ट्र की 70 सीटें, पूरी डिटेलिंग अलग अलग रीजन वाइज यहां पर हम आपको देंगे। किस पार्टी का कितना दबदबा नजर आ रहा है, ये इस बिग वॉल के जरिए हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड की तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पार्था, डेटा मोशाय और इनके साथ है ये इंटेलिजेंट डैशबोर्ड। इसके जरिए पार्था आप क्या बताने वाले हैं, मतलब नतीजे आएंगे, कैसे आएंगे, क्यों ये नतीजे आ रहे हैं, ये सब भी बताने वाले हैं क्या? देखिए, जब रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली जब डिक्लेयर करना चालू कर देंगे तो हम लोग क्या वो डेटा इमीडिएटली कैप्चर कर लेंगे। तो कैप्चर करके हम बोलना चालू करेंगे जहां एससी कैसे वोटिंग कर रहा है, एसटी कैसे वोटिंग कर रहा है, अर्बन एरिया में वोटिंग कुछ अलग हो रहा है क्या, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। आप रीजन वाइज आपने जैसे दिखा रहा है ऐसे कुछ हो रहा है, ओके, आप समझ लीजिए ऐसे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी फाइट में कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, नतीजे जब आएंगे उनको विश्लेषण करने का इमीडिएटली करेंगे और वो 10 बजे से हम लोग चालू कर देंगे। तो नतीजे क्या आ रहा है, उसका अगले ट्रेंड 3 बजे क्या फाइनल नतीजा आ सकता है और क्यों आ रहा है, किसकी जीत किसकी हार, ये कितने बजे बता देंगे आप? नहीं, ये तो 9:30 10 बजे तो इनिशियल ट्रेंड जब आ जाएंगे तब ट्रेंड से मालूम हो जाएगा कि किसका सरकार बन रहा है, बट क्यों बन रहा है वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र की बात हो रही है, एमवीए या एनडीए, इस बार बहुत सारी बातें जो हैं वो दांव पर लगी हुई हैं। एनसीपी असली किसकी जनता की नजर में, शिवसेना असली किसकी जनता की नजर में, आप कैसे एनालाइज करेंगे इसे? नहीं, देखिए हम लोग आंकड़े आने शुरू, देखिए जैसे समझ लीजिए हम लोगों ने क्या कर लिया, जैसे कितना सीट है जहां पर एनसीपी शरद पवार वर्सेस एनसीपी का फाइट हो रहा है, ओके, 37 सीट्स है, कहां पर ये सब सीट लड़ाई जा रहा है, इसका नतीजा क्या आ रहा है, ये देखिए। ये पहले 2019 में कौन जीता था, ये 2024 में कौन आगे था, ये नंबर है। अभी जब भी रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे हम लोग इसमें 2024 असेंबली के साथ कंपेयर करना चालू कर देंगे, तो हम बता देंगे इस एरिया में अच्छा कर रहा है, इस एरिया में ये अच्छा कर रहा है, क्या ट्रेंड आ रहा है। यानी हमें यह भी पता चल जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से मौजूदा विधानसभा चुनाव तक तस्वीर बदली है या नहीं बदली, नहीं बदली है, नहीं बदली है, ठीक है। तो आप देखिए शिवसेना वर्सेस आप देखेंगे जो उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे का कितना सीट है, 51 सीट्स में फाइट हो रहा है, ठीक है। तो वो कहां पर फाइट हो रहा है, कौन सा एरिया में कौन आगे जा रहा है, ठीक है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और ये मैप में आपको दिखाई देगा। तो समझ लीजिए ये बेल्ट कोई अच्छा कर रहा है, वो बेल्ट कोई अच्छा कर रहा है, तो आपको मैप में दिखाई देगा, तो दर्शक को समझने में आसानी होगा कि ये
ये शायद ये रीजन में ये अच्छा कर, ये रीजन में ये खराब कर और रहा है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा है ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना की जो टक्कर हुई है पार्था, उद्धव ठाकरे जहां जहां रैली में जाते थे एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते थे, उनकी पार्टी के नेताओं को गद्दार कहते थे। तो गद्दार कौन है, असली पार्टी किसकी है, ये महाराष्ट्र की जनता इस बार बता देगी। यस यस यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, तो बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प आंकड़े और उसकी एनालिसिस आपको यहां पर देखने को मिलेगी इस इंटेलिजेंट वॉल के जरिए।